नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम आपके लिए कृषि रसायन कक्षा 12th की बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर रिवीजन लेकर आए हैं। और आज हम इस कड़ी में रिवाइज करेंगे अध्याय 10 के लिपिड का रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे। लिपिड को कंप्लीटली पढ़ेंगे और अगर मान लो इससे क्वेश्चन आ जाते हैं तो किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो देखते हैं लिपिड क्या होते हैं। सबसे पहले आता है इसमें परिभाषा। सबसे पहले क्या आता है? परिभाषा, डेफिनेशन। तो लिपिड क्या है? कोशिकाओं में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ। कोशिकाओं में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है। लिपिड क्या होते हैं? कोशिकाओं में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। दूसरी बात करें, इसी परिभाषा में आगे जोड़ेंगे कि ये जल में अघुलनशील है। जल में अघुलनशील होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर। उसके बाद में अध्रुवीय कार्बनिक समूह या पदार्थों जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म व बेंजीन में घुलनशील। जो तेल और वसा होती है या लिपिड जो होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, मतलब प्रेसिपिटाइज हो जाते हैं, मतलब बूंदों के रूप में उसकी सतह पर दिखाई देंगे अगर हम उसमें डालते हैं तो ये कौन सी चीजों में घुलते हैं? यह अकार्बनिक अध्रुवीय नॉन पोलर जो ग्रुप है उनमें घुलते हैं, जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म व बेंजीन आदि में ये घुलते हैं। उसके बाद में ये कैसे होते हैं? स्मूथ होते हैं। कैसे होंगे? स्मूथ होते हैं, मतलब चिकने होते हैं और वसीय अम्लों से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? वसीय अम्लों से निर्मित होते हैं। फॉर्म्ड बाय फैटी एसिड। वसीय अम्लों से निर्मित होते हैं। तो परिभाषा में हम लिख सकते हैं कोशिकाओं में उपस्थित ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जल में अघुलनशील होते हैं। उसके बाद में ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन में घुलनशील होते हैं। यह महसूस करने पर यह जैसे हैं चिकने होते हैं और वसीय अम्लों से निर्मित होते हैं। क्या कहलाते हैं? लिपिड कहलाते हैं। ये हम परिभाषा में ये लाइनें हम ऐड करके अच्छे से परिभाषा बना सकते हैं। लिपिड जो है वो लिपोज वर्ड से आया है। लाइपोज वर्ड से इसका उद्भव हुआ है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का, जिसका अर्थ होता है विच मीन्स फैट या वसा। जिसका अर्थ क्या होता है? फैट या वसा होता है। लिपिड की परिभाषा के साथ उसके उदाहरण भी हम लिख देंगे, यहां पर मेंशन कर देंगे। सबसे पहला है प्राकृतिक तेल है, वसा, मोम, स्टीरोइड, टर्पीन आदि। ये इसके क्या है? उदाहरण है। ठीक है। तो अगर आपसे एक नंबर में पूछा जाए तो आप जो है परिभाषा और उसके बाद में कौन से शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई, ये सब चीज लिख करके उसके उदाहरण हम वहां पर मेंशन कर देंगे। तो कोशिकाओं में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ हैं, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब अगले पैरा में हम इसमें देखते हैं, अगला आता है हमारे पास वर्गीकरण। क्या आता है? वर्गीकरण।
किसके आधार पर है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन जो है वो रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। तो लिपिड को रासायनिक संगठन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? बेस्ड ऑन केमिकल, बेस्ड ऑन केमिकल, या उसके रासायनिक गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो वर्गीकरण को हम अच्छे से देख लेते हैं। लिपिड तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला आ जाता है सरल लिपिड, सरल लिपिड। दूसरा आ जाता है संयुक्त लिपिड, दूसरा क्या है? संयुक्त लिपिड। और तीसरा है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न लिपिड। सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड डिराइव्ड। तीन तरह के लिपिड जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। डिराइवेटिव, सिंपल्स एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड हमारे पास हैं। तो हम देख लेते हैं सिंपल लिपिड क्या होंगे। सिंपल लिपिड के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्हें हम होमोलिपिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलिपिड भी कहते हैं। ये होमोलिपिड है। उसके बाद में आगे हम बात करें तो इन्हें हम समलिपिड में, होमोलिपिड मतलब इनमें कार्बन की संख्या जो होती है वो समान होती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? होमोलिपिड कहते हैं। और सरल लिपिड जो होते हैं वो एल्कोहल, एल्कोहल व वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। सरल लिपिड क्या होते हैं? एल्कोहल व वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। उसके बाद में सरल लिपिड भी दो प्रकार के होंगे। सरल लिपिड भी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक तेल व वसा। प्राकृतिक वसा एवं तेल। तो पहला तो हमारे पास क्या आ गया? प्राकृतिक वसा एवं तेल। तो प्राकृतिक वसा एवं तेल के बारे में हम बात करेंगे। और एक आ जाता है मोम, एक क्या आ जाता है? मोम। तो प्राकृतिक लिपिड जो है वो, सरल लिपिड जो है वो दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक वसा व तेल और मोम, ये होते हैं। संयुक्त लिपिड की बात करें तो संयुक्त लिपिड भी दो प्रकार के होते हैं। फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड है, और ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। फास्फोलिपिड व ग्लाइकोलिपिड होते हैं ये संयुक्त। तो अगर वर्गीकरण पूछा जाए तो वर्गीकरण में हम ये डायग्राम बना सकते हैं कि जो लिपिड है वो तीन प्रकार के होते हैं। सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड को हम जो है हेटेरोलिपिड भी कहते हैं, हेटेरोलिपिड या विषम, विषम लिपिड भी कहते हैं, या होमो या सम लिपिड हो जाएंगे। तो सरल लिपिड को हम होमो और संयुक्त लिपिड को हम हेटेरोलिपिड कहते हैं। हेटेरोलिपिड इसलिए क्योंकि इनमें कार्बन की संख्या जो है वो विषम पाई जाती है, मतलब कई ज्यादा संख्या पाई जा सकती है, समान संख्या नहीं पाई जाती है। आगे बात करते हैं प्राकृतिक वसा की। तो प्राकृतिक वसा क्या है? प्राकृतिक वसा, तो इस सरल लिपिड को हम जो है नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं ताकि आपको नोट्स तैयार करने में परेशानी ना आए।
सरल लिपिड। सरल लिपिड वही दो तरीके से, दो भागों में इसको बांटा गया है। पहला प्राकृतिक वसा व तेल, प्राकृतिक वसा व तेल, नेचुरल फैट एंड ऑयल, और दूसरा आ जाता है मोम। दूसरा क्या आ जाता है? मोम। तो सरल लिपिड के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो हमने पहले भी की है। तो सरल लिपिड क्या होंगे? इन्हें हम सम लिपिड भी कहते हैं। पहली बात, ये पहला पॉइंट इसके लिए हो जाएगा। सम लिपिड मतलब, या होमोलिपिड भी कह देंगे। होमोलिपिड ये क्या है? एल्कोहल व वसीय अम्लों, वो वसीय अम्लों के एस्टर है। एस्टर, एस्टर ऑफ फैटी एसिड, एस्टर ऑफ फैटी एसिड। वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं, एल्कोहल व वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक वसा। किसकी बात करेंगे? प्राकृतिक वसा व तेल की बात कर लेते हैं। तो प्राकृतिक वसा व तेल को ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड। तो प्राकृतिक वसा व तेल का अन्य नाम क्या हो सकता है? ट्राइग्लिसराइड, इन्हें हम कहते हैं। उसके बाद में इसमें जो वसा होती है वो ठोस रूप में होती है, और दूसरा जो तेल जो होगा वो द्रव रूप में होगा। तेल जो होता है वो द्रव रूप में होता है। द्रव रूप में होता है मतलब ये तो होगा लिक्विड फॉर्म में, और ये होगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं हम परिभाषा की। तो परिभाषा जो होती है वो ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर। ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर को हम प्राकृतिक तेल व वसा कहते हैं। प्राकृतिक तेल व वसा की परिभाषा क्या हो जाएगी? ग्लिसरॉल ऐसे पदार्थ या ऐसे सरल लिपिड जिनमें ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर पाए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वसा कहते हैं, जिनका अन्य नाम ट्राइग्लिसराइड है। वसा ठोस के रूप में रहती है तथा तेल जो है वो द्रव के रूप में रहता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? देखो एग्जाम्पल इसमें क्या क्या हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो फसलों से प्राप्त तेल, फसलों से प्राप्त तेल, तो इसे हम कह देते हैं वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल फसलों से प्राप्त तेल हो जाएगा। विभिन्न फसलों से प्राप्त तेल होता है। वसा जो जंतुओं से प्राप्त चर्बी को हम वसा कहेंगे, जैसे चर्बी। फैट, फैट फ्रॉम एनिमल, फैट फ्रॉम एनिमल, पशुओं से प्राप्त वसा, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे प्राकृतिक वसा के। दूसरा हम देख लेते हैं मोम। तो मोम क्या है? लंबी श्रृंखला युक्त मोनोहाइड्रिक, लंबी श्रृंखला युक्त मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और दूसरी बात करें लंबी श्रृंखला, तो इनको सीखने के लिए हमें पॉइंट में इनको बदलना पड़ेगा। लंबी श्रृंखला युक्त वसीय अम्लों के एस्टर। तो हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे लिपिड जिनमें लंबी श्रृंखला युक्त मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तथा लंबी श्रृंखला युक्त वसीय अम्लों के एस्टर पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं?
मोम कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। इनका जो है वो गलनांक जो होता है वो गलनांक जो होगा वो अधिक होता है। गलनांक क्या होता है? मतलब मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, मधुमक्खी का मोम, मधुमक्खी से प्राप्त मोम, मतलब इसमें सिंपल सा एग्जांपल क्या है? वैक्स। क्या है? वैक्स है। और भी अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें इसके, तो इसके एग्जांपल यहां पर हो जाएंगे एरिल एल्कोहल, सेरिल एल्कोहल, सेरिल एल्कोहल, सेरिल एल्कोहल, और उसके बाद में माइस्टिक अम्ल, ये मोम के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं सरल लिपिड क्या होते हैं। सरल लिपिड के बारे में यदि आ जाता है तो सरल लिपिड की डेफिनेशन क्या होगी? इन्हें समलिपिड या होमोलिपिड भी कहते हैं, क्योंकि इनमें समान संख्या में जो है कार्बन पाए जाते हैं। यह एल्कोहल व वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं, सरल लिपिड कहलाते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राकृतिक वसा और दूसरा है मोम। प्राकृतिक वसा व तेल क्या होते हैं? इन्हें ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, ये ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं। वसा जो है वो ठोस के रूप में रहती है तथा तेल जो है वो द्रव के रूप में विद्यमान रहता है। आगे बात करें मोम, लंबी श्रृंखला युक्त मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तथा लंबी श्रृंखला युक्त वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। क्या कहलाते हैं? मोम कहलाते हैं। इनके गलनांक अधिक होता है क्योंकि मेल्टिंग जल्दी होती है। उसके बाद में उदाहरण है वैक्स, मधुमक्खी का मोम, उसके बाद में सेरिल एल्कोहल, और उसके बाद में माइस्टेरिक अम्ल। तो ये हमने कहां तक की बात की है? मोम तक की बात कर ली। उसके बाद में हम पुनः वापस इधर पीछे आते हैं, संयुक्त लिपिड। क्या आ जाते हैं? संयुक्त लिपिड। संयुक्त लिपिड क्या होते हैं? एल्कोहल व वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। ये क्या होते हैं? वही एल्कोहल व वसीय अम्लों के एस्टर। एल्कोहल व वसीय अम्लों के एस्टर तो होते ही हैं जैसे सरल लिपिड है, पर इनमें क्या है? अन्य ग्रुप भी जुड़े होते हैं, अन्य समूह भी उपस्थित। तो इसको हम थोड़ा सा उधर ही देख लेंगे, जैसे हमने सरल लिपिड को नेक्स्ट पेज पे देखा है वैसे ही हम इसको भी अगले पेज पर देख लेते हैं। संयुक्त लिपिड, टॉपिक क्या है अपना? संयुक्त लिपिड। संयुक्त लिपिड के बारे में देख लेते हैं। इन्हें हिटेरो लिपिड भी कहते हैं या विषम लिपिड भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? एल्कोहल प्लस वसीय अम्ल व अन्य कार्बनिक समूह तथा नाइट्रोजनी क्षार युक्त एस्टर। ये तो मैंने एक ही परिभाषा लिख दी, पर आपको अगर मान लो परिभाषा को तोड़कर लिखना है तो सबसे पहले एल्कोहल होगा, इसमें एल्कोहल के एस्टर होंगे, एल्कोहल वसीय अम्ल, एल्कोहल व वसीय अम्ल के एस्टर तो होते ही हैं। दूसरी बात,
अन्य समूह भी जुड़े होते हैं, एक्स्ट्रा ग्रुप व नाइट्रोजनी सार, नाइट्रोजनी सार युक्त एक्स्ट्रा ग्रुप भी होंगे और नाइट्रोजनी सार भी इसमें उपस्थित होते हैं, अन्य समूह भी उपस्थित होते हैं और नाइट्रोजनी सार भी उपस्थित होते हैं। तो अब हम बात करते हैं संयुक्त लिपिड कितने प्रकार के होंगे। तो संयुक्त लिपिड जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? संयुक्त लिपिड जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड मतलब फॉस्फोलिपिड होंगे। अदर ग्रुप्स एंड नाइट्रोजनी बेस यहां पर लिख सकते हो आप इंग्लिश मीडियम वाले। तो फास्फोलिपिड क्या होते हैं? जिनमें फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फास्फोरिक अम्ल युक्त लिपिड। फास्फोरिक अम्ल युक्त लिपिड को हम क्या कहते हैं? फास्फोलिपिड कहते हैं। इनमें जो है नाइट्रोजनी सार भी पाया जाता है, नाइट्रोजनी सार मतलब नाइट्रोजन बेस इनमें पाया जाएगा। अब हम बात करें कि कार्य क्या है इसका, तो कोशिका झिल्ली निर्माण। क्या कार्य है? कोशिका झिल्ली निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद में हमारे पास आते हैं ग्लाइकोलिपिड। अगला क्या आता है? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड शर्करा युक्त वसीय अम्लों के एस्टर, शर्करा युक्त वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। तो ऐसे लिपिड कहाँ पाए जाते हैं? तो ऐसे लिपिड जो पाए जाते हैं वो मस्तिष्क में मतलब ब्रेन में पाए जाएंगे। उसके बाद में लीवर में, किडनी में, मस्तिष्क, लीवर, किडनी आदि में यह पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिपिड मस्तिष्क में, लीवर में, किडनी में और आरबीसी में उपस्थित होते हैं। तो ये हो जाते हैं अपने संयुक्त लिपिड। अगर मान लो डेट नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो पहले परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में जैसे ये तो दोनों जो है इसको हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं। तो ये क्या होते हैं? एल्कोहल, वसीय अम्ल व अन्य कार्बनिक समूह तथा नाइट्रोजन सार युक्त एस्टर होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त लिपिड कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। तो फास्फोरिक अम्ल युक्त जो लिपिड होंगे उन्हें फास्फोलिपिड कहते हैं। इनमें नाइट्रोजनी सार भी पाया जाता है। और शर्करा युक्त वसीय अम्लों के एस्टर जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। या यूं कह सकते हैं ग्लूकोज युक्त लिपिड जो होते हैं वो ग्लाइकोलिपिड होते हैं। अब आ जाते हैं व्युत्पन्न लिपिड पर। व्युत्पन्न लिपिड क्या होते हैं? नेक्स्ट हम बात करेंगे व्युत्पन्न लिपिड। व्युत्पन्न लिपिड तीसरा प्रकार है व्युत्पन्न लिपिड, डिराइव्ड लिपिड। तो इन्हें हम कहते हैं सरल व संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से निर्मित हाइड्रोलाइसिस ऑफ होमो एंड हेटेरोलिपिड। यह जल अपघटित पदार्थ है। सरल व संयुक्त लिपिड के जल अपघटित पदार्थों को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न या डिराइव्ड लिपिड कहते हैं। उसके बाद में
इसके उदाहरण जो हो जाते हैं, इतना सही दिया हुआ है अपनी बुक में, इसके उदाहरण है स्टेरॉइड, टर्पीन, स्टेरॉइड है, टर्पीन है, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद में केरेटिनॉइड भी हो जाएगा, केरेटिनॉइड, तो ये इसके उदाहरण है। ठीक है, ये हो गया व्युत्पन्न लिपिड। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है सरल लिपिड की संरचना, सरल लिपिड की संरचना। तो सरल लिपिड की संरचना की बात करें तो सबसे पहले सरल लिपिड के बारे में हम लिख देंगे, जैसे परिभाषा हमने लिख दी, और उसके बाद में सरल लिपिड में जो दो तरह की चीजें आती है, पहला आता है वसा। तो सरल लिपिड में सबसे पहले क्या है? वसा, प्राकृतिक तेल या प्राकृतिक वसा व तेल, दो तरह के पदार्थ हैं, प्राकृतिक वसा व तेल। अब प्राकृतिक वसा व तेल क्या होते हैं देख लेते हैं। प्राकृतिक वसा व तेल होते हैं ग्लिसरॉल की लंबी श्रृंखला युक्त वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड। तो ग्लिसरॉल, वही चीजें जो पहले लिखी हमने, जैसे कि हमने यहां पर लिखी है, मैं आपको बता दूं, सरल लिपिड में ये क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड होते हैं। ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों के ट्राइएस्टर होते हैं। यही चीज हम यहाँ पर वापस से लिख सकते हैं जब हमें सरल लिपिड में संरचना में वर्णन करना है। तो ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों की लंबी श्रृंखला के ट्राइएस्टर है, मतलब इसमें जो आर ग्रुप है वो जुड़ा रहेगा, मतलब 3 ग्रुप जुड़े रहेंगे, 3 एस्टर ग्रुप है, तो ट्राइएस्टर हो जाएंगे। उसके बाद में आगे हम चलते हैं, कार्बन अणु जो होते हैं इनमें, इनकी बात कर रहे हैं, तो कार्बन अणु जो होंगे, कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो सम संख्या में उपस्थित होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे, इनमें संतृप्त व असंतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। संतृप्त व सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड व अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इनमें पाए जाते हैं। सैचुरेटेड व अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं, तो संतृप्त वसीय अम्ल जो है उसमें कौन कौन से होंगे? एक तो होगा पामेटिक अम्ल, दूसरा जो होता है वो होता है स्टीरिक अम्ल होगा। दूसरा बात करते हैं असंतृप्त या अनसैचुरेटेड। तो असंतृप्त व अनसैचुरेटेड में क्या क्या है? ओलिक अम्ल क्या होता है? जिसमें एक द्विबंध पाया जाता है। एक द्विबंध मतलब एक डबल बॉन्ड, कितना? डबल बॉन्ड, मतलब वो कैसा? ऐसा रहेगा। तो एक डबल बॉन्ड जिसमें पाया जाता है वो ओलिक अम्ल है। उसके बाद में आ जाता है लिनोलिक अम्ल, उसके बाद में आता है लिनोलिनिक अम्ल। तो इसमें पाए जाते हैं दो द्विबंध पाए जाते हैं, 2 द्विबंध पाए जाएंगे। इसमें 3 द्विबंध पाए जाएंगे। और लास्ट जो दिया हुआ है वो है भैया अरेकिडिक अम्ल। अरेकिडिक अम्ल में जो है 4 द्विबंध
पाए जाते हैं। कितने बंद द्विबंध पाए जाते हैं? 4 द्विबंध। तो एक बार इसको देखो आप, सरल लिपिड की संरचना अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्राकृतिक तेल व वसा पढ़ेंगे। ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों की लंबी श्रृंखला के ट्राइएस्टर हैं। अगर हम इंग्लिश मीडियम वाले लिखना चाहें तो ट्राइएस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड लॉन्ग चेन। उसके बाद में कार्बन अणु जो है वो सम संख्या में उपस्थित होते हैं, मतलब वो होमो कार्बन प्रोडक्ट है। प्राकृतिक वसा व तेल में कई तरह के असंतृप्त व संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। संतृप्त वसीय अम्ल कौन से पाए जाते हैं? तो पामेटिक अम्ल और स्टीरिक अम्ल जो है वो प्राकृतिक वसा व तेल में पाए जाते हैं। और असंतृप्त में क्या क्या है? वोलिक अम्ल है, लिनोलिनिक अम्ल है, लिनोलिक अम्ल है और अरेकिडिक अम्ल है, जो जिनमें बंध के आधार पर जो है एक द्विबंध, एक डबल बॉन्ड पाया जाता है ओलिक में, 2 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं लिनोलिक में, 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं लिनोलिनिक में और 4 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं अरेकिडिक में। ये आपके क्या थे? वसीय अम्लों की बात हमने की। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसका फॉर्मूला। इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये हमने बनाया है एल्कोहल। ये तो क्या हो जाएंगे आपके पास? ग्लिसरॉल, सॉरी क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल, ये तो हो गया अपने पास ग्लिसरॉल। प्लस उसके बाद में वसीय अम्लों के एस्टर। तो ये इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्राइएस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइएस्टर। इसको किस तरह से बनाया हमने? ये संरचना बना ली हमने। तो इसमें सब में 4 बॉन्ड जो है वो कंप्लीट हो गए। इसको यहाँ H लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ग्लिसरॉल। और ये हो जाएगा आपका एल्कोहल। 3 फैटी एसिड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 फैटी एसिड। 3 फैटी एसिड, 3 वसीय अम्ल। अब इनसे जो बनेगा वो क्या बनेगा? ट्राइग्लिसराइड बनेगा। तो ट्राइग्लिसराइड बनाना है हमें। क्या बनाना है? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड या प्राकृतिक तेल या वसा। तो किस तरह से बनेंगे? इनमें तीनों में एस्टर जुड़े हुए हैं। ये द्विबंध हमने यहाँ पर जोड़ दिए हैं। तो अपने पास जो ये प्राप्त हुआ है हमें, वो क्या हो गया? ये ट्राइग्लिसराइड प्राप्त हो गया। तो ये इसकी संरचना है। सबसे पहले हमने 3 कार्बन, उसके बाद में उसमें OH समूह जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया? ग्लिसरॉल हो गया। तो 3 कार्बन युक्त जो है ग्लिसरॉल है। और इसमें संयोजकता हमने इसके जो बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, वो चारों बॉन्ड पूर्ण हो रखे हैं। उसके बाद में आता है वसीय अम्ल। तो वसीय अम्ल का ये एक एक जोड़ा, तो ये हमने 3 फैटी एसिड के जो है ग्रुप लिए हैं। और उसके बाद में हमें जो प्राप्त हुआ है वो ट्राइग्लिसराइड प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? ट्राइग्लिसराइड प्राप्त हुआ है, जिसका फॉर्मूला इस प्रकार से रहेगा। तो यदि आपके मान लो तेल व वसीय अम्ल आ जाते हैं तो आप आराम से जो है इनको लिख सकते हो। तो वसा जो है वो संतृप्त वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं।
यहां पर हम नोट करके इस चीज को लिख लेते हैं वसा, और दूसरा लिख लेते हैं तेल। तो वसा क्या है? संतृप्त वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड। संतृप्त वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड तो कौन है? वसा है। और ये है असंतृप्त वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड है। इनकी संरचना जो है वो जिगजैग होती है, जिगजैग। इसलिए ये जो है वो ठोस रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? ठोस रूप में रहते हैं। इनकी सामान्य संरचना होती है, सामान्य संरचना। इसलिए ये द्रव रूप में रहते हैं। मतलब एक इनका विन्यास जो है वो निश्चित विन्यास होता है, इनका विन्यास जो है वो अनिश्चित विन्यास होता है। इसलिए जो है ठोस व द्रव अवस्था में ये पाए जाते हैं। अगला हम बात कर लेते हैं इसी कड़ी में आगे। सरल लिपिड अपने दिया हुआ है, तो एक तो हमने प्राकृतिक वसा और वो कर ही लिया। दूसरा आ जाता है मोम। मोम क्या होती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो मोम का वर्णन आपको यहां भी दिया हुआ है। हम सरल लिपिड, तो मोम के बारे में हम क्या लिखेंगे? लंबी श्रृंखला युक्त मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। क्या है? लंबी श्रृंखला युक्त मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तथा लंबी श्रृंखला युक्त वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। इनका गलनांक अधिक होता है, इनका गलनांक जो है वो अधिक होता है। ये चीज हमें याद रखनी है। तो लंबी श्रृंखला युक्त वसीय अम्लों व लंबी श्रृंखला युक्त मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एस्टर होते हैं। तो लंबी श्रृंखला युक्त वसीय अम्ल तथा लंबी श्रृंखला युक्त मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एस्टर जो होते हैं उन्हें मोम कहते हैं। इनमें जो है, अच्छा, इनका गलनांक जो होता है, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो कम होता है। तो इसमें जो वसीय अम्ल है, वसीय अम्ल, उसमें कार्बन अणु जो होते हैं, कार्बन अणु, वसीय अम्लों में कार्बन अणु जो होते हैं वो 16 से 36 होते हैं। 16 से 34 होंगे। तथा एल्कोहल जो होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो है, एल्कोहल में कार्बन अणु 16 से 36 होंगे। कितने होंगे? 16 से 36, और 14 से 36 जो है अणु पाए जाते हैं। तो वसीय अम्लों में, मोम के वसीय अम्लों में कार्बन अणु कितने पाए जाते हैं? 14 से 36 पाए जाते हैं। तथा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में कितने पाए जाते हैं? 16 से 36 पाए जाते हैं। इनके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या होंगे? उदाहरण है भैया वैक्स, मतलब मधुमक्खी का मोम, मधुमक्खी से प्राप्त मोम होगा। उसके अलावा मैंने वहां भी इसके ऑप्शन जो है मेंशन किए हैं। माइस्टिरिक अम्ल
और सेरिल एल्कोहल और सेरिल एल्कोहल, ये इसके उदाहरण हैं। अगला हमारे पास आ जाता है लिपिड के कार्य। लिपिड का महत्व या कार्य, महत्व या कार्य। तो क्या क्या कार्य है? ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान करना मतलब 1 ग्राम फैट से जो है कितनी ऊर्जा मिलती है? 9.3 कैलोरी। 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। दूसरा है कोशिका झिल्ली निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली निर्माण, कोशिका झिल्लियों का निर्माण, कोशिका झिल्लियों का निर्माण करते हैं। उसके बाद में ऊर्जा का स्रोत होने के बाद में संग्रहित भोजन है, ये स्टोरेज फूड है। संग्रहित भोजन, स्टोरेज फूड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक सेल एंड एनिमल्स। उसके बाद में एंजाइमों की सक्रियता, हार्मोन का निर्माण। एंजाइम सक्रियता को बढ़ाता है, एंजाइम सक्रियता को बढ़ाता है, एंजाइम सक्रियता को बढ़ाता है। और उसके बाद में हार्मोन निर्माण, हार्मोन निर्माण में सहायक। तो ये था हमने जो पढ़ा है वो था लिपिड। और लिपिड में से किसी भी प्रकार का वन लाइनर, फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो इस वीडियो के बाहर आपका काम मतलब इस वीडियो से ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बोर्ड में बड़े 4 नंबर का क्वेश्चन भी आता है तो आप लिपिड में वो जितना पूछे आप इसमें से लिख सकते हो आराम से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।